सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं आपका नाम नहीं आया, तो क्या क्या लगता है कि प्रदेश सरकार अभी भी जो है आपको अनदेखा कर रही है? जब भी कोई सरकार बनती है, मंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, किसको क्या जिम्मेवारी मिलेगी, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। हमने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है और जब भी कोई मंत्रिमंडल का गठन होता है, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, कोई जिले के समीकरण, कोई कई तरह के समीकरण, ये सब चीज़ें तय होती हैं और देखा जाता है। बीते दिन की बात की तो आपका एक ट्विटर पे एक ट्वीट आया था जिसमें महाभारत के प्रसंग की व्याख्या आपने की थी और कहीं ना कहीं उससे राजनीतिक गलियारों में हलचल भी काफ़ी तेज हो गई थी। कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जिसको मैंने ये अप्रोच करी हो, मैंने कहा कि यार मुझे मंत्रिमंडल का कहीं ना कहीं सिफारिश करने की बात कही हो कि मुझे बनना है। अगर उस समय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जीते होते तो मुझे लग रहा है कि आज प्रदेश का सिनेरियो कुछ और होता। सीटें खाली भी होती हैं, खाली कराई भी जाती हैं, सब कुछ चलता है। राजनीति में हर तरह के समीकरण बन रहते हैं, जिम्मेवारी दी भी जाती हैं और जिम्मेवारियाँ बदली भी जाती हैं, कई तरह की होती हैं, जब भी पार्टी को ठीक लगेगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लोगों से जो है झूठे वादे करके जो है सत्ता में आई है और कहीं ना कहीं जो गारंटी है ये फेल होती हुई नजर आएगी। मुझे लग रहा है उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो जो है वो धरना करें, प्रदर्शन करें और इस तरह की प्रोटेस्ट करें, वो विपक्ष का काम है। और मैं बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए इन लोगों के साथ जो है वो न्याय सरकार को करना चाहिए। इसके मैं ओपन पक्षधर हूँ और जिन लोगों के रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं उनको तुरंत निकालना चाहिए। राजेंद्र राणा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे चर्चित चेहरे जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराया था। जी हाँ, 3 बार सुजानपुर से विधायक रहे हैं और आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद है। हम इनसे बातचीत करें कुछ मुद्दों को लेकर, हिमाचल प्रदेश के भी और कुछ राजनीतिक भी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है समय न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। सर, सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं आप भी मंत्री पद की चाह रख रहे थे। हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ और कहीं ना कहीं ऐसा बातें भी सामने आ रही थी कि आपका नाम भी उसमें ज़रूर होगा, पर कहीं ना कहीं आपका नाम नहीं आया, तो क्या क्या लगता है कि प्रदेश सरकार अभी भी जो है आपको अनदेखा कर रही है? देखिए, ऐसा मुझे लगता नहीं है। प्रदेश सरकार जब से बनी है, जब भी कोई सरकार बनती है, मंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, किसको क्या जिम्मेवारी मिलेगी, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है और हाई कमान के साथ मिलकर सलाह मशवरा करके मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। बोर्ड, कॉरपोरेशन, अलग अलग जिम्मेवारियां होती हैं सरकार में। मुझे पार्टी की तरफ से विपक्ष में रहते हुए या पिछली सरकार में रहते हुए जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई, हमने अपनी जिम्मेवारी को बाखूबी निभाया और 100% रिजल्ट दिए हैं। चाहे सोलन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात हो, फतेहपुर में बाई इलेक्शन की बात हो, चाहे इन चुनावों में अपना चुनाव प्रचार के साथ साथ 10 चुनाव क्षेत्रों में और प्रचार करने की बात हो, हमने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। और जब भी कोई मंत्रिमंडल का गठन होता है, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, कोई जिले के समीकरण, कोई कई तरह के समीकरण, ये सब चीज़ें तय होती हैं और देखा जाता है। रही मंत्रिमंडल में चर्चा का विषय मीडिया में ज़रूर है, लोगों में भी है और जिस भी चुनाव क्षेत्र से व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता भी उम्मीद करती है कि हमारा जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, हमारा जो एमएलए है, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए और उस मान सम्मान का हकदार वो अकेला नहीं, चुनाव क्षेत्र की जनता भी होती है। तो इसलिए लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। लोगों की बात की, पर कुछ दिन पहले अगर बीते दिन की बात की तो आपका एक ट्विटर पे एक ट्वीट आया था जिसमें महाभारत के प्रसंग की व्याख्या आपने की थी और कहीं ना कहीं उससे राजनीतिक गलियारों में हलचल भी काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो क्या माने, अब क्या आप अभी मंत्री पद की चाह रख रहे हैं या अब चाह खत्म हो रही है? देखिए, चाह का जो प्रश्न है, मैंने आज तक कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है या कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जिसको मैंने ये अप्रोच करी हो, मैंने कहा कि यार मुझे मंत्रिमंडल का कहीं ना कहीं सिफारिश करने की बात कही हो कि मुझे बनना है। ये जिम्मेवारियां हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि
आदमी पद से बड़ा नहीं बनता है, आदमी को बड़ा बनने के लिए उसको वैसे बड़े कर्म करना पड़ते हैं। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। मेरा जो जीवन का पिछला जो इतिहास है, जब से मैं सामाजिक जीवन में हूँ 2000 से लेकर आज तक 23 साल का अर्सा, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। जैसे 23 साल पहले करता था वैसे ही आज करता हूँ। चुनाव जनता ने लड़ाया, तीसरी बार जिताया। मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल थे, उनकी बजाय लोगों ने हमारी सेवा को स्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं लोगों की सेवा जो है वो हमेशा हावी रही है। और आदमी अपने कर्म से बड़ा बनता है, पद से कभी बड़ा नहीं बनता है। तो आगामी, क्योंकि अब एक बात सामने निकल कर आ रही है, आपने बीते दिनों जो है प्रतिभा सिंह का एक बयान भी सामने आता है कि सरकार और संगठन में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा, और वो कह भी देती है कि मुख्यमंत्री संगठन को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप भी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी उनके द्वारा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि आपने भी एक दावत नेता को हराया है ऐसे, और पूर्व में जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो क्या लगता है आपको भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी? देखिए, ये सत्य है कि अगर 2017 में प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री घोषित हुए थे, अगर उस समय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जीते होते तो मुझे लग रहा है कि आज प्रदेश का सिनेरियो कुछ और होता। और हम खास तौर पर हमीरपुर पार्लियामेंट, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला है, उस किले में अगर धूमल साहब जीते होते तो वो किला जो है वो भेदा नहीं जा सकता था। अगर वो चुनाव हारे तो इस चुनाव में 2022 में भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर पार्लियामेंट में सिर्फ 5 सीटों तक सिमट के रहेगी। 3 बिलासपुर में और 1 जसमा प्राप्त है, 4 और 1 ऊना में, 5 सीटों पर सिमट के रहेगी। तो उसका कारण सिर्फ प्रेम कुमार धूमल जी का चुनाव हारना रहा है। और मंडी से जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पे है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को बनाने में सुजानपुर की जनता का योगदान बड़ा है, और जिसका आंकलन पूरा प्रदेश भी कर रहा है। रही मंत्री बनने की बात, जहाँ भी पार्टी को ठीक लगेगा, मुख्यमंत्री को ठीक लगेगा, वो करेंगे। क्योंकि अभी भी एक सीट खाली रखी गई है, क्या लगता है आपके लिए? तो सीटें खाली भी होती हैं, खाली कराई भी जाती हैं, सब कुछ चलता है। राजनीति में हर तरह के समीकरण बन रहते हैं। जिम्मेवारी दी भी जाती हैं और जिम्मेवारियाँ बदली भी जाती हैं, कई तरह की होती हैं। जब भी पार्टी को ठीक लगेगा वो करेंगे। एक बात चर्चा ये भी चल रही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और राजेंद्र राणा जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जो है मजबूत उम्मीदवार है कहीं ना कहीं, क्योंकि अनुराग ठाकुर भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके मुकाबले में आपको जो है उतारने की तैयारी पे हाईकमान, ऐसी चर्चा चल रही है कि हाईकमान आपको उतार सकता है। तो क्या आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे अगर हाईकमान अगर आपको वहाँ से चुनाव लड़वाता है तो? देखिए, मैंने आज मीडिया के सब लोगों को बोल दिया है कि मेरे लिए सुजानपुर की जनता ही सुप्रीम है, वही मेरी हाईकमान है। जिन्होंने 3 बार मुझे चुनाव लड़ाया और जिताया, उनका कर्जदार हूँ। और सुजानपुर की जनता ने मुझे आदेश दिया है 2017 में भी और 2022 में भी कि हम आपकी सेवाएं बतौर विधायक चाहते हैं, क्योंकि विधायक जो होता है, एमएलए जो होता है, वो लोगों के डे टू डे काम से जुड़ा होता है। किसी का नलके का काम है, किसी का सड़क का काम है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, तो कनेक्टिविटी होती है। मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में जाने के बाद लोगों के साथ डिसकनेक्ट हो जाता है। तो लोग चाहते हैं, सुजानपुर के लोग क्या चाहते हैं, मेरे लिए वही अंतिम फैसला है। सुजानपुर के लोग चाहते हैं कि मैं विधायक के तौर पर उनकी सेवा करूँ। अच्छा, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की गारंटियों में जो सरकार ने दी थी, 10 गारंटियाँ दी थी, और 10 की 10 गारंटियाँ तो काफ़ी बड़ी थी और जिन्हें सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा भी कर रही है। तो आप, क्योंकि विपक्ष लगातार गारंटियों को लेकर जो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लोगों से जो है झूठे वादे करके जो है सत्ता में आई है, और कहीं ना कहीं जो गारंटी है ये फेल होती हुई नजर आएगी और 2024 में इसका खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आप किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में रहते हुए मुझे लग रहा है उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो जो है वो धरना करें, प्रदर्शन करें और इस तरह की प्रोटेस्ट करें। वो विपक्ष का काम है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कोई भी गारंटी जितना चरणबद्ध तरीके से इसको पूरा करने की सरकार कोशिश कर रही है। 1 साल में संभव नहीं है कि सारी की सारी गारंटियाँ जो है वो उनको पूरा किया जा सके। दूसरी बात, आपको मालूम है कि सरकार का 1 साल के कार्यकाल में कितना प्रदेश पर आपदा आई,
कितने लोगों के घर चले गए, कितनी जानें चली गई, कितनी सरकारी संपत्तियां तबाह हो गई, उसको रेस्टोर करने के लिए सरकार का अरबों रुपया जो बजट लग गया। केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। इसलिए सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए और समय का इंतज़ार करना चाहिए। अभी 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है और 5 साल में सरकार अपना काम पूरा करेगी। गारंटियों की बात है। अब आपके भारतीय जनता पार्टी ने जब 2017 में एक दृष्टि पत्र जो है वो जारी किया तो कितना पूरा हुआ? सरकार उसमें भी कोशिश करी है। ऐसा नहीं कि हम उनकी मनसा पे कोई शक कर रहे हैं, उन्होंने भी पूरी तरह अपनी तरफ से कोशिश करी है और अभी वर्तमान सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है कि चरणबद्ध तरीके से सरकार इनको पूरा करेगी। एक सवाल करूँगा, युवा जो है कुछ समय पहले स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर कर्मचारी लगे थे, चाहे वो कोविड गार्ड हो, कोविड वॉरियर हो, चाहे कोरोना मूलक क्षेत्र नौकरियों की बात हो, रोजगार की बात जो है लगातार, क्योंकि युवा भी धरना प्रदर्शन लगातार करे, सरकार से ही मिलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उम्मीद यही जता रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें रोजगार मिल जाए, पर रोजगार अभी उन्हें मिल नहीं पा रहा है। जो नौकरी से लोग निकाले गए थे उन्हें भी अभी तक नौकरी पर नहीं रखा गया है। तो क्या सदन में भी आप ये बात उठाएंगे कि उन लोगों को जल्द से जल्द नौकरी पर रखा जाए? उनका रोजगार जो है वही साधन था, कोई 14 साल से अपनी सेवाएं दे रहा था, कोई 15 साल से। इस मामले को लेकर मैं जहाँ तक प्रदेश के नौजवानों का प्रश्न है, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ कि एक तो जो कोविड काल में जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, उसमें जब कोविड था तो अपने को नहीं पहचान रहा था। किसी की कोई अगर डेथ हो जाती थी तो उसकी बॉडी को हाथ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। उसमें इन नौजवानों ने जो है वो अपनी जान को जोखिम में डाल के स्वास्थ्य सेवाएं दी, स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दी। मुझे लग रहा है कि सरकार को इनके साथ सहानुभूति तरीके से इनकी सेवाओं को, इनकी मनसा को, इनके सेक्रीफाइस को ध्यान में रखते हुए फैसला करना चाहिए। और दूसरा, जिन लोगों ने, नौजवानों ने पिछले लंबे समय से एग्ज़ाम दे के रखे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा, उन लोगों के साथ सरकार को तुरंत जो है वो जस्टिस करना चाहिए। मुझे लग रहा है उनके साथ जस्टिस कहीं ना कहीं उसमें कमी हो रही है। दूसरा, जो लोग करुणामूलक आधार पर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, पिछली सरकार में भी संघर्ष करते रहे, इस सरकार में भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ भी न्याय होने चाहिए। सरकार के अलग अलग विभागों में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए इन लोगों के साथ जो है वो न्याय सरकार को करना चाहिए। इसके मैं ओपन पक्षधर हूँ और जिन लोगों के रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं उनको तुरंत निकालना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा संगठन से रिलेटेड। लगातार ये बात सामने आ रही है कि सरकार जो है संगठन पर ध्यान नहीं दे रही है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, ना कोई जिम्मेदारियाँ उन्हें दी जा रही है, निगमों और बोर्डों में भी जिम्मेदारियाँ नहीं मिल रही है। क्या लगता है कि कार्यकर्ता ही होता है जो रीढ़ की हड्डी होता है और चुनाव मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या लग रहा है सरकार इस वक्त क्यों ध्यान नहीं दे रही? क्या जल्द से जल्द क्षेत्र की खासपोषण के प्रति उन्हें कोई ना कोई पद देना चाहिए? सरकारें संगठन की वजह से बनती हैं और संगठन कार्यकर्ताओं के दम पर चलता है। जिन लोगों ने पिछले 5 सालों में विपक्ष में रहकर सेक्रीफाइसेस किए हैं, धरने किए, प्रदर्शन किए, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, पहले तो सरकार को जो मुकदमे दर्ज हुए तुरंत वापस लेने चाहिए थे, इसमें देरी हुई है। दूसरी, संगठन की वजह से सरकार बनी है तो संगठन के लोगों को सरकार में तरजीह मिलनी चाहिए और सरकार को संगठन के साथ सरकार को तालमेल रखना चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूँ, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा, जिनसे हमने बातचीत की, क्योंकि लगातार जो है मंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं सुर्खियों में ये बने थे और इन्होंने कहीं ना कहीं महाभारत का प्रसंग भी एक उल्लेख किया था और इनका साफ तौर पे इनके कार्य, जिनके जो समर्थक है वो भी चाहते थे कहीं ना कहीं इन्हें मंत्री पद दिया जाए, पर कहीं ना कहीं अभी मंत्री पद तो इन्हें नहीं मिला है। पर 2024 को लेकर जो है सुर्खियों में इनका नाम आना जो तेज़ हो चुका है और हमने कई मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत भी की। तो हम आपको ऐसी और नई नई अपडेट्स देते रहेंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे समय न्यूज़ हिमाचल के साथ। धर्मशाला से मैं कमल भारद्वाज।